आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास। बोर एटम में हमने पढ़ा था कि जो आपका न्यूक्लियस है वो मैकेनिकली स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इनफाइनाइट माना था, बट इन एक्चुअल जो न्यूक्लियस का मास होता है वो फाइनाइट होता है। अगर आप न्यूक्लियस के मास को फाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं तो एनर्जी वैल्यू में कुछ करेक्शन आएंगी, वो हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेक्शन आती हैं ये हमने कंसिडर कर लिया कि जो स्मॉल एम है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, कैपिटल एम न्यूक्लियस का मास है, दोनों के बीच में सेपरेशन आर है। दोनों का सेंटर ऑफ मास सी पे लाई कर रहा है और ये इस सेंटर ऑफ मास के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पे है तो जो न्यूक्लियस रहेगा सेंटर ऑफ मास से आर माइनस एक्स डिस्टेंस पे रहेगा। सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। इन इक्विलिब्रियम जो मोमेंट है दोनों की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मोमेंट को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सिमिलर मैनर में न्यूक्लियर की मोमेंट क्या रहेगी, कैपिटल एम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने एम एक्स इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस एक्स लिख दिया है। एक्स की टर्म को एक तरफ ले जाइए, बाकी बची हुई टर्म को इस तरफ रख लेते हैं तो आप एक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्स क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है, तो x जो आएगा वो हमारा आएगा कैपिटल M स्मॉल r ओवर m प्लस कैपिटल M। अगर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, यानी आप r माइनस एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है आपका वो सेंटर ऑफ मास की चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। तो जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा वो सम होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पे है इसलिए हमने लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस आपका सेंटर ऑफ मास से आर माइनस एक्स डिस्टेंस पे है तो आर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पे आर माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा एल इक्वल टू दिस टर्म इनटू आर स्क्वायर ओमेगा। इस टर्म को हमने लिख दिया दिस इज म्यू, म्यू इज रिड्यूस मास। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो गया, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। और पहले क्या था हमारा एंगुलर मोमेंटम, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो इस फैक्टर से चेंज हो गया। अब जो सेकंड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था बोर के सेकंड पोस्टुलेट में कि सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल रहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाई 2 होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होगा। आफ्टर मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब हमारा जो मास है वो सिंपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना रह के क्या बन गया है, रिड्यूस मास बन गया है। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा आने की बजाय अब क्या हो गया है, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, और ये किसके इक्वल होगा, एन एच बाई 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एनर्जी जो चेंज हो जाएगी इसकी वजह से, जो एनर्जी वैल्यू हमने निकाली थी पिछली वीडियो में, ई एन इक्वल टू माइनस यहाँ पे एम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसकी जगह पे क्या आ गया, रिड्यूस मास आ गया है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है म्यू इज इक्वल टू एम कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस एम। अगर इस टर्म को आप ऊपर नीचे कैपिटल एम से डिवाइड कर दें तो ये टर्म हमारी आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम 1 ओवर दिस एम ओवर कैपिटल एम प्लस 1। तो आपका जो रिड्यूस मास है वो इस फैक्टर से चेंज हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर जो है आपका, इस फैक्टर की वजह से जो रिड्यूस मास है आपका m के कंपैरिजन में स्लाइटली कम हो गया है। तो अब आपकी जो एनर्जी वैल्यू है, क्योंकि ये फैक्टर m के कंपैरिजन में कम है तो एनर्जी वैल्यू लेस नेगेटिव होंगी। इसकी वजह से जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन में जो वेवलेंथ शो हो रही थी अब वो स्लाइटली लार्जर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है ये थ्योरी ज़्यादा बेटर वे से एग्री कर रही है विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अब आइए देखते हैं कि रिड्यूस मास का रेडबर्ग कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट होता है फॉर
infinite nuclear mass R infinity equal to me4/8 epsilon naught square h cube c। क्योंकि अब हमने मान लिया है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो फाइनाइट होता है, उसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर एम हमारा क्या आ जाएगा, μe4/8 epsilon naught square h cube c। m की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, म्यू लिख दिया है। म्यू क्या है यहाँ पे, स्मॉल m कैपिटल M और स्मॉल m प्लस m। अगर दोनों ऊपर नीचे आप कैपिटल M से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल m ओवर 1 प्लस स्मॉल m बाय m। ओके, अब यहाँ पे जो म्यू आर एम हमने निकाला है, इसमें म्यू की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये टर्म हमारी इस तरह से आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पे एक सर्कल में जो टर्म दिखाई है, ये आप देख सकते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आर एम हम लिख सकते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास डिवाइडेड बाय 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो आर एम है वो क्या हो गया आपका, स्लाइटली लेस है कंपेरेबल टू आर इन्फिनिटी बाय फैक्टर 1/1 प्लस m बाय कैपिटल M। अगर आप यहाँ पे आर इन्फिनिटी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू पुट कर दें, ये सारी कांस्टेंट टर्म पुट करने के बाद जो हमारी आर इन्फिनिटी की वैल्यू आती है वो 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स आती है। अगर आप हाइड्रोजन के केस में निकालें, इन केस ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है, 1/1836। आपको पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 1836 टाइम ग्रेटर होता है। तो आर एच की वैल्यू, अगर आप एम ओवर कैपिटल एम को ये वैल्यू पुट करें तो आर एच की वैल्यू इसके कंपैरिजन में स्लाइटली आपकी लेसर आएगी इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक इस ग्राफ में आप शो किया है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है या मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका जो आर एम है वो इंक्रीज़ कर रहा है और आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि आपका जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस जो है हैवी होता जाएगा और हैवी न्यूक्लियस जो है स्टेबल होता जाएगा, उसका मोशन नहीं होगा। इसलिए वो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि उस न्यूक्लियर का इनफाइनाइट मास है कंपेरेबल टू इलेक्ट्रॉन, और वो आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब जो ये डिफरेंस आया है रेडबर्ग कांस्टेंट में रेडबर्ग कांस्टेंट में जो डिफरेंस आया है हाइड्रोजन में और आयनाइज्ड हीलियम में, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर कहें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमें पता है आर एच क्या होता है, यानी रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज आर इन्फिनिटी बाय 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन। अगर आप आयनाइज हीलियम की बात करते हैं तो आर हीलियम क्या आ जाएगा हमारा, आर इन्फिनिटी बाय 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब हमें पता है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्या होता है, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। नियर अबाउट क्यों लिखा है, बिकॉज हीलियम में जो हमारा हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियर अबाउट इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो टोटल 4 हो गए वहाँ पे, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए जो मास ऑफ हीलियम है वो नियर अबाउट 4 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो आर हीलियम को आप यहाँ पे एम हीलियम की बजाय 4 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते तो ये टर्म आ गई हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके हम m बाय एम एच को एक साइड निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वो इस तरीके से आ गया। आप क्योंकि हमें, अगर आप किसी भी हाइड्रोजन या हीलियम का स्पेक्ट्रा अगर देख सकते हैं, स्पेक्ट्रा से आप वेवलेंथ मेज़र कर सकते हैं, और वेवलेंथ से हमें आर हीलियम या आर एच की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो वेव नंबर होता है 1/λ होता है, वो किसके इक्वल होता है, आर एम इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर, n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर।
इसके इक्वल होता है। तो आपको पता है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, और ये N1 N2 आपको पता है। आप स्पेक्ट्रा देख रहे हैं तो आप लैम्डा बता सकते हैं। अगर ये सभी टर्म पता है तो आप वहाँ से RM कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको RM पता है तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं।